हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी रिक्वेस्ट पे मैंने ये स्टार्ट करी है। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कि अप्लाइड मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए। तो इस वजह से जो है मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की जो ये सीरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और इस मैकेनिक्स की सीरीज़, अप्लाइड मैकेनिक्स की सीरीज़ में मैं जो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं उन तमाम चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही साथ ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये कहनी है कि कुछ बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि लिमिट्स का कंसेप्चुअल वीडियो में बना दूं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं इसको नहीं बना पा रहा था, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब सभी चीज़ें जो है आपके मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी बनानी है, प्लस आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स की भी करनी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं बिल्कुल जो है मैं पूरा कोर्स आपका जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों से एक सजेशन छोटा सा यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना कमेंट करेंगे तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं जो है आपकी पूरी जो आपका ये पूरा सेमेस्टर कोर्स है मैं जल्द से जल्द इसको फिनिश करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए। मैकेनिक्स आपके सिलेबस में जो है डिप्लोमा वगैरह में जो होती है वो अप्लाइड मैकेनिक्स है। ठीक, तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिस दैट डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडीज ऑन विच दे एक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, ये बेसिकली कभी कभार पूछी जाती हैं आपके उसमें। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना। बट इसका जो है क्या कहते हैं कंसेप्ट, कि कौन सी ब्रांच को क्या कहते हैं, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कभी वाइवा में आप लोगों से भी ये चीज़ें पूछी ली जाती हैं। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये तो एक डेफिनेशंस आपके सामने मैंने ये नोट्स दे ही दिए हैं, तो इसको एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पे जो है फोर्स लग रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहा जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो है आपकी जो है अप्लाइड मैकेनिक्स है, तो उसको क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जो है, यानी अप्लाइड मैकेनिक्स में, वैसे मैकेनिक्स तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी होती है, सॉलिड मैकेनिक्स भी होती है, तो वहाँ फिलहाल उससे हम अभी उससे इस चीज़ का मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो अप्लाइड मैकेनिक्स के जो है फर्दर डिवाइड किया है स्टैटिक्स में और डायनेमिक्स में, और फिर डायनेमिक्स को फर्दर डिवाइड किया काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स में। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स होती है जब भी बॉडी कभी रेस्ट में होती है, तो ठीक है, तो उसको वो बोला जाता है कि वो स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, और अगर बॉडी मोशन में है यानी चल रही है तो वो उसको बोला जाएगा डायनेमिक्स। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स का मतलब ये है, अब देखिए जैसे यहाँ पे क्योंकि ये डायनेमिक्स है तो डायनेमिक्स की ही दो ब्रांच है काइनेमेटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स, एक है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स यानी दोनों में मोशन तो होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ बॉडीज होता है विदाउट एनी रेफरेंस द कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन का जो कॉज होगा उसके बिना रेफरेंस के, बट बॉडी मोशन में होगी। ठीक है, तो वो काइनेमेटिक्स के जो अंडर आती है। और काइनेटिक्स क्या डील करती है? काइनेटिक्स डील करती है रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस एंड द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द बॉडी, यानी फोर्सेस और रिजल्टेंट मोशन ऑफ द बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, वो आता है काइनेटिक्स में। ठीक है, अब तो फाइनली डेफिनेशन क्या निकल कर आ रही है अप्लाइड मैकेनिक्स की? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स एज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। थ्योरेटिकल पोर्शन अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स की मैं बात करूं तो बहुत कम आता है। सेमेस्टर सिस्टम में भी आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए, मैं समझता हूं शायद हार्डली 3 से 4 नंबर की थ्योरी आएगी, अदरवाइज आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से इस कोर्स के अंदर मोस्टली बच्चों की बैक होती है। ठीक है, मैं अपने टाइम की बात भी बता रहा हूँ। 2010 में व्हेन आई वाज इन बीटेक, तो अराउंड 70 to 80 जो स्टूडेंट्स की थी बैक थी, यानी सेकंड ईयर में जो लोग बच्चे पहुंच चुके तो वो मेरे साथ 70 से 80 बच्चे जो है बैठ के मेरे साथ बैक का पेपर दे रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक थोड़ा सा
प्रॉब्लम है कि इस कोर्स को जो है सही से बच्चे समझते नहीं हैं, लेकिन हालांकि कोर्स बहुत सिंपल है, अगर कंसेप्ट किसी के समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको आप फिजिकली मेजर कर सकते हैं। कभी नहीं पूछा जाएगा ये आपके उसमें डेफिनेशन, ठीक है। जो चीज़ पूछी जाएंगी वो मैं आपको बताता चले जाऊँगा, लेकिन पता होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक है फंडामेंटल और बेसिक, फंडामेंटल और बेसिक, और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी अकेली ही चलती है, उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, वो जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। ठीक है, कोई उनको मतलब एक इस तरीके से एज अ एग्जाम्पल ले लीजिए कि कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है जो किसी से बात बिल्कुल नहीं करता है, और एक ग्रुप है जो कि पहले वाले ग्रुप से बगैर बात किए बगैर रह नहीं सकता। ठीक है, तो दो ग्रुप हो गए। तो पहला ग्रुप वो जो कि किसी से बात नहीं करते यानी इंडिपेंडेंट है, वो हमेशा जैसा है वो वैसे ही रहेगा, और दूसरा वो है जो कि बगैर बात किए उससे रह नहीं सकता। तो यही चीज़ मतलब बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट रहती हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, ये हमेशा एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, ये फिक्स है। उसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज जो होती हैं जो कि एक्सप्रेस करी जाती है ये बेसिक क्वांटिटीज की टर्म्स में। बेसिक क्वांटिटीज कौन सी हैं? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, तो कुछ फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, मैंने क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। ये मैंने आपके सामने जो एक टेबलर फॉर्म में दे दी है, ये बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इतना तो तीनों को जो शुरू की तीन है तो सभी को पता होता है, लेंथ, मास, टाइम। उसके बाद ये आगे की 4 भूल जाते हैं। ठीक है, तो इनका नाम, इनका सिंबल ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी आप कौन कौन से सिस्टम में मेजर करते हैं क्वांटिटीज़ को। तो 4 सिस्टम है बेसिकली। पहला है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एफपीएस सिस्टम, तीसरा है एमके सिस्टम, और लास्ट है एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो सीजीएस देखिए हमेशा याद रखिएगा, पहले चलेगा आपके पास पहले चलता है मास, उसके बाद चलता है आपका पहले चलता है आपका लेंथ, फिर चलेगा आपके पास मास, और फिर चलेगा टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेंथ, मास, टाइम। तो पहला क्या है सीजीएस यूनिट में? पहली चीज़ होती है यूनिट ऑफ लेंथ, यानी सेंटीमीटर में। फिर दूसरा आएगा मास किसको देखेंगे? ग्राम में। ये ऐसे समझ लीजिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ऐसे बोला जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फिर दूसरा फुट, पाउंड, सेकंड। फुट जो होती है ये एफपीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट है फुट। ठीक है, और पाउंड मास की यूनिट होती है, और टाइम हमेशा सेकंड में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद एमकेएस हो गया। अब एम से एम क्या है? यानी मीटर, लेंथ पहली हमेशा लेंथ होगी। ठीक है, तो एम के का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ठीक है, और लास्ट है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में ज़्यादातर चीज़ें जो है मेजर करी जाती हैं। ठीक है, और इसी को सबसे ज़्यादा ही फॉलो किया जाता है। तो यूनिट ऑफ लेंथ एसआई में क्या है? लेंथ की इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर, यानी एसआई सिस्टम में भी क्या है? मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा चारों सिस्टम को। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कन्वर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली बच्चों आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स का कन्वर्जन मैं ये नहीं बताऊंगा कि फोर्स और प्रेशर ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये आप बेसिक सभी जानते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर इनका याद रखिएगा कि 1 kgf इजिकल टू कितना होता है? 9.8 न्यूटन। थोड़ा सा रोकते हैं इसको, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ गया था, इस वजह से मैंने वीडियो को पॉज किया था। चलिए आगे देखते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का कन्वर्जन, ये कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन बार इजिकल टू इतना होता है। ठीक है, और ये यूनिट्स वगैरह देखते रहिएगा। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल को बोलते हैं, और 1 पास्कल इजिकल टू 10⁻⁻⁵ बार। तो ये कुछ बेसिक्स कन्वर्जन्स हैं, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये ज़िंदगी भर याद आपके काम में आएंगी, जब भी आप चाहे जॉब में जाएँ चाहे कहीं जाएँ। ठीक है, उसके बाद वर्क, एनर्जी, हीट, इनकी भी कुछ बेसिक कन्वर्जन्स हैं। ये कन्वर्जन्स को आप देख लीजिएगा। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर होता है, 1 इजिकल टू 1 न्यूटन मीटर क्या होता है? 1 वॉट सेकंड होता है। तो ये कुछ बेसिक्स कन्वर्जन्स हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एसआई यानी ये एसआई यूनिट बेसिकली ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ठीक है,
इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है, बेस्ड ऑन एम के सिस्टम। क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा कि सेम यूनिट्स में ही आ रही थी, लेंथ मीटर में और मास जो है वो केजी और टाइम जो है सेकंड में आ रहा था, ठीक है। तो एसआई यूनिट्स और एम के सिस्टम में 7 बेस यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो कि मैंने ऊपर जो है आपको दिखाई दिया है। और जो करंटली जो ड्राइव क्वांटिटी है वो नियर अबाउट 22 हैं, तो वो कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपसे पूछी जा सकती है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर जो लिखी हुई है तो सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और इसके बाद जो जितनी भी आ रही हैं, ये जितनी भी आ रही हैं ये सब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये पूछी जा सकती हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है कि फंडामेंटल कौन सी है और ड्राइव कौन सी है, ठीक है। तो इतना एक बार इसको गो थ्रू हो लीजिएगा। और कुछ प्रीफिक्स हैं, ये भी आपको याद रखने, सब नहीं याद रखने हैं, सब कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। इनफैक्ट अगर मुझसे भी अगर आप पूछ लेंगे तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी इसमें मेमोराइज नहीं है, लेकिन हाँ जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चंस वगैरह में हमेशा पूछा जाता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कुछ ये टेरा, गीगा, मेगा, मेगा इम्पॉर्टेंट है, किलो इम्पॉर्टेंट है, हेक्टो है कभी कभी, ये थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये इसके सिंबल्स हैं, सिंबल्स ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ये 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके सिंबल्स को भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो जिसको मैंने ये आपको मार्किंग करी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी बेसिकली वो होती है जिस पर अगर कोई फोर्स लगाया जाए तो ना तो उसके कोई शेप चेंज हो, ना ही उसका कोई साइज़ चेंज हो, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं, यानी अगर उस पर कोई भी फोर्स लग रहा है तो उस बॉडी के ना तो शेप चेंज हो रही है, ना ही उसका कोई साइज़ चेंज हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली रियल सेंस में कोई भी ऐसी सॉलिड बॉडी, कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंजेस बहुत माइन्यूट होते हैं, तो वो नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, इस वजह से हम इनको कंसिडर कर लेते हैं रिजिड बॉडी। तो ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और थोड़ी चीज़ें आती हैं, बेसिक कंसेप्ट कुछ जो है टर्म्स वगैरह हैं, उनको आप भी देख लीजिएगा, ये पूछी जाती हैं आपकी, ठीक है। स्पेस किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। तो स्पेस इज अ ज्योमेट्रिकल रीजन ऑक्यूपाइड बाय बॉडीज whose position are described by linear and angular momentum, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस पूछ लिया जाता है, ठीक है, रिलेटिव टू इट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो 3 डायमेंशन होंगी, और 2 डायमेंशनल होगा तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो 3 डायमेंशनल है तो 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, 3 इंडिपेंडेंट्स का मतलब है एक्स, वाई, जेड, और 2 फॉर 2 डायमेंशनल के लिए ओनली 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट यानी एक्स एंड वाई, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद टाइम, तो टाइम इज अ मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स एंड इज अ बेसिक क्वांटिटी इन डायनेमिक। बेसिक क्वांटिटी आप जानती हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद है मास, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो मास क्या है? मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, ये ठीक है, ये तो 9th क्लास से ही आ जाता है। तो इनर्शिया क्या होता है? विच इनर्शिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके? चेंज ऑफ वेलोसिटी के। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, जो टर्म्स हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा अच्छे से। ये मेरे टेलीग्राम से जो है नोट्स की PDF ले लीजिएगा। और फोर्स आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं रीड कर देता हूँ। फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। अ फोर्स टेंड टू मूव अ बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स क्या करता है? बॉडी को जिस डायरेक्शन में लग रहा होता है उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। द एक्शन ऑफ फोर्स इज कैरेक्टराइज बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखें। जिस भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आ जाती है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इट एक्शन एंड बाय इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, इसमें ज़्यादा मैं क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो डेफिनेशन वगैरह आप खुद भी जो है अपनी बुक, किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस ले लीजिएगा। बहुत सारी बुक्स हैं, फॉरेन राइटर्स की भी हैं, इंडियन राइटर्स की भी हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। पार्टिकल क्या है? पार्टिकल एक इज अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस, ठीक है। ये यानी उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं, नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा स्मॉल, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू हो लीजिएगा। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं
इसमें आपको टाइम वेस्ट करूँ, या आप बेसिकली एक बार थोरली इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाती है, जो असल आपकी मैकेनिक्स जो शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। यानी कि लेंथ है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एनर्जी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसकी एक वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है। अब जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी कैसे हमने कह दिया कि ये जो है इसमें डायरेक्शन है, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बोली जाती है, ठीक है, ठीक। तो और उसके बाद वर्क, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, ठीक है। जब वेलोसिटी आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या है? वो वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो मस्ट ओबे द पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी वो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ जो है लॉ को ज़रूर फॉलो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पॉइंट कभी ये पूछा जाए तो इस पॉइंट को मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि बेसिक तो पता होता है, लेकिन ये पॉइंट आपने लिख दिया तो थोड़े मार्क्स और मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ एक चीज़ मैंने जो आपके यहाँ पे सामने शो कर रखी है कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, जिसमें एक एंड पे उसकी एरो होगी, ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है, ठीक। और द लेंथ, ये ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ द लाइन कन्वीनियंट टू स्केल। अगर किसी स्केल पे प्लॉट करते हैं तो जो लेंथ ऑफ द लाइन जो होगी, ये अगर किसी स्केल पे जो प्लॉट करते हैं तो ये जो स्केल की लेंथ जो होगी, ये जो होगी उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ध्यान रखिएगा, ये उसका क्या बताएगा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बताएगा। तो यहाँ पे दो मैंने पिक्चर फॉर्म में शो कर रखा है कि यहाँ पे ए बी जो है ये 60 न्यूटन शो कर रहा है, तो 60 का मतलब है ये एक स्केल पे प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 60 न्यूटन को वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर पे अभी वेक्टर में तीसरी जो है वीडियो में जो है प्रॉब्लम्स के साथ और अच्छे से आपको एलेबोरेट करूँगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेसिक कंसेप्ट है वो मुझे बताना है कि किसी भी वेक्टर को, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इस चीज़ को गलत बताते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। तो पहले रिजल्टेंट का मतलब क्या है वो उसे समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और एक प्रॉब्लम भी करेंगे, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक। तो पहली बात ये रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच कैन रिप्लेस 2 और मोर फोर्सेज एंड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑन द बॉडी एज द फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बॉडी पे 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और उनका कोई इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम सारे फोर्सेस को हटा दें और एक सिंगल फोर्स लगा दें तो वो सिंगल फोर्स उन सारे फोर्स के बराबर जो है इम्पैक्ट डाल रहा होगा, सेम इफेक्ट डाल रहा होगा, ठीक है। तो वो जो वेक्टर कहलाएगा वो कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में, रिजल्टेंट वेक्टर क्या, किसी भी वेक्टर को हम जो है उसके कंपोनेंट वेक्टर्स में हम तोड़ सकते हैं। और कंपोनेंट वेक्टर कौन से होंगे? एक्स और वाई, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब इसको तोड़ने का जो ब्रेकअप का जो सेंस है उसको समझ लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट पे ये फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है एफ, और ठीक है, तो ये एक्स है और ये वाई है और ये फोर्स जो है यहाँ पे इस एंगल बना रहा है थीटा। तो इस फोर्स का एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। तो ये x कंपोनेंट जो होगा ये होगा f cos थीटा, और ये जो होगा ये होगा f sin थीटा। यानी इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये f cos थीटा होगा, और इसको इधर परपेंडिकुलर जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो होता है f sin थीटा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो सभी लोगों ने बताया, तो आप क्या नया बता रहे हैं? अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज क्यों रहते हैं। कंफ्यूज यूँ रहते हैं, मैं आपको बता दूँ, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर, ठीक है, आप लोग रटेंगे कैसे कि x कंपोनेंट होता है f cos थीटा, y कंपोनेंट f sin थीटा। अगर ऐसे करते हैं तो टोटली गलत हो जाएगा। अगर मैं थीटा यहाँ बना दूँ ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे f कर दूँ, तो अब ये बन जाता है f cos थीटा और ये इसका हो जाता है f sin थीटा। ध्यान रखिएगा, ठीक है,
तो ये कैसे मैंने किया, ये इसको बेसिक, मैं बहुत बेसिक चीज़ें समझा दे रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर हैं, ठीक, एक ये है आपका जो है f और यहाँ कोई थीटा बन रहा है, तो इसको जिस भी कंपोनेंट को बेस मानते हैं, मान लीजिए बेस है ये, ठीक, बेस आप पाइथागोरस थ्योरम की तरह ट्रीट कर लीजिए, ये बेस हो गया और बेस के जस्ट जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका वाई कंपोनेंट होगा। तो ये जो फोर्स होता है बेस के अलोंग हमेशा कॉस कंपोनेंट देता है, ये ध्यान रखिएगा। जिस पे भी एंगल बन रहा होगा जिन टू वेक्टर्स पे, उसका जो बेस पे रिजॉल्व करेंगे तभी कंपोनेंट कॉस थीटा का लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ रिजॉल्व करूँगा तो ये साइन थीटा, एफ साइन थीटा बन जाएगा। और अभी इस केस में मैंने बताया था, तो इन दोनों केस में देखिए ये एफ है और इसमें इन दोनों के बीच में एंगल बनना है, तो ये बेस बन जाएगा, तो इसका ये कंपोनेंट जो है ये एफ कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। हालांकि ये वाई कंपोनेंट है कि जेड कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा एफ कॉस थीटा और इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा वो एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके सामने है। ये इस क्वेश्चन में जो है सभी का जो है कंपोनेंट में तोड़ना है। ये एक सवाल मैं करा रहा हूँ इस वीडियो में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट में ही तोड़ने पे होंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, इस तरीके से आप टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे सेमेस्टर में उतने अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। इस टेबल को ज़रूर बना लीजिएगा। जितने भी फोर्सेस है पहले वो मार्क कर लीजिए। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको कह दिया यहाँ पे ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, ठीक है। अब इसमें एक साइन कन्वेंशन भी लगता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और साइन कन्वेंशन बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो पहले फोर्सेस को हमने मार्क कर लिया, फिर उनकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू लिख दी, ये 80, देन 120 एंड 150, ठीक है। उसके बाद हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लिखना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया F1 और इसकी वैल्यू कितनी 80, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ रिजॉल्व करूँगा, इसको यहाँ रिजॉल्व करूँगा, एंगल क्या बन गया, ये बन गया 40, किसके साथ बन गया ये, तो ये कंपोनेंट जो एक्स कंपोनेंट होगा ये होगा F cos 40, एंगल जो दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये आपका निकल कर आएगा 80 cos 40 डिग्री, ठीक है। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल रखी है, आप भी जो है कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिएगा। 80 cos 40 की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी निकल के आपके पास 61.28, ठीक है। तो इसको यहाँ फिल कर दीजिए 61.28, ठीक है। उसके बाद इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वो जो कि y कंपोनेंट होगा, ये x कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका ये है। तो इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो वैल्यू f की वही रहेगी, ठीक, बट एंगल क्या है वो cos की जगह साइन हो जाएगा, और सिर्फ यही दो एंगल होते हैं, ध्यान रखिएगा जब भी रिजॉल्व करते हैं, तो cos और साइन, तो वो हो जाएगा आपके पास 80, इसका ये x कंपोनेंट है, ऐसे मैंने लिख दिया x, F1 का x और ये इसका F1 का y कंपोनेंट। इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया साइन 40 डिग्री, तो f साइन 40 डिग्री की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ये आएगी 51.42, तो यहाँ पे लिख दीजिए 51.42। अब देखिए मैं दोनों को मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा, दोनों ही पॉजिटिव इसलिए लिखा, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह, x y x ये ऊपर ये y और ये y, ठीक है। तो ओरिजिन से राइट साइड में x पॉजिटिव होता है और ऊपर की साइड y पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है और नीचे बिलो द एक्सिस जो होता है ये y नेगेटिव होता है। तो सेम वही चीज़ करनी है। अब क्योंकि ये भी राइट साइड में ये पॉजिटिव होगा और अप साइड में ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसी वजह से दोनों ही पॉजिटिव हैं। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं F2 ले लेते हैं। F2 कितना है आपके पास 120। अब इसमें और ये जो x जो है x एक्सिस में जो है एंगल कितना बन रहा है, अब ये बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ये वाला एंगल कंसीडर कर लेंगे, 30 नहीं करना, ये जो एक्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल लेंगे, यहाँ 30 + 40 जो हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो cos 70 डिग्री। तो इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे 120 × cos 70, इसकी वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 41.04। तो इसको हमने यहाँ भर दिया 41.04, और ये सब न्यूटन में क्योंकि फोर्स निकलवा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी तरीके से F2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 120 × sin 70 डिग्री, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट 112.76 न्यूटन या सभी न्यूटन कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 112.76 न्यूटन,
ठीक है। अब लास्ट है, इसमें लास्ट फोर्स लग रहा है F3। F3 की वैल्यू है आपके पास 150 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए एक्स कंपोनेंट इसका कहाँ जा रहा है, इसका इधर चला गया ओरिजिन, अगर इसको ओरिजिन मानने तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, ठीक है। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे एक्स के साथ, देखिए किसके एंगल किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। और एफ क्या है 150 इंटू कॉस 35 डिग्री, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसमें नेगेटिव लगेगा। तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, नियर अबाउट आपकी 122.87 न्यूटन आएगी। तो मैंने यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ 122.87 न्यूटन। अब इसकी जो है F3 का y कंपोनेंट ले लीजिए, वो आ जाएगा 150 इंटू साइन 35। अब देखिए यहाँ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये कहाँ रिजॉल्व हो रहा है, ऊपर, और ऊपर डिस्टेंस क्या लिया जाता है, जो है एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो प्लस में लिया जाता है। तो ये हो जाएगी आपकी पास वैल्यू 150 इंटू साइन 35 की वैल्यू आ जाएगी 86.03 न्यूटन। एक बार इन वैल्यूज़ को चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये वैल्यू सही है, ठीक है, 86.03 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसको जो है हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ दिया। इसकी नेक्स्ट वीडियो में और मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा जो कि आपके सिलेबस के जो सेमेस्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।